आगे कहता है आपका समन टू बी इन राइटिंग साइन आर सील्ड। कहता है एवरी समन शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट एंड शैल स्टेट द पर्पस फॉर विच इट इज इशूड। ठीक है, समन जो होगा वो इन राइटिंग होगा, ठीक है, इन राइटिंग होगा और इन डुप्लीकेट होगा, ठीक है, इन डुप्लीकेट होगा एंड शैल स्टेट द पर्पस, किसके लिए बुलाया जा रहा है वो लिखा जाता है, ठीक है, किसके लिए वो समन इशू किया जाएगा एंड शैल बी साइंड बाई, आपका साइंड एंड सील्ड बाई रेवेन्यू ऑफिसर, सेल साइन एंड सील्ड बाई रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो वो आपने सबने देखा होगा वो समन वगैरह, ठीक है, वो उस समन की बात कर रहा है। ये आपका समन, समन नोटिस सेम चीज होता है। ये अ, ये है, ये समन वो ये आपने पीछे पढ़ा है, ये लिखा है कि जी या वो वसालतन पेश होगा या वकालतन पेश होगा। इसी तरह आपका उस रेवेन्यू ऑफिसर का नाम लिखा होगा, यहाँ पे जज का नाम है तो उधर रेवेन्यू ऑफिसर का नाम होगा, उसके साइन होंगे और उसकी सील भी होगी। ये आपकी मतलब इस तरह उस रेवेन्यू ऑफिसर की सील होगी, वो असिस्टेंट कलेक्टर है या असिस्टेंट सेकंड ग्रेड है या कलेक्टर है या कमिश्नर है, उसकी वो भी हो मतलब समन होगी। और ये दो होते हैं, दो क्यों होते हैं, एक असल उस पर्सन को दे के आते हैं, दूसरा वो उससे रिसीविंग लेके आते हैं, उस पे वो सारा ऑर्डर 4 वाला ऑर्डर 5 वाला प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, ऑर्डर 5 आपका सीपीसी का। अब मोड ऑफ सर्विस, सर्विस कैसे होगी वो इसमें बताया गया कि जी आज समन बी इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर शैल इफ प्रैक्टिसेबल बी पर्सनली, क्या पर्सनली सर्व किए जाएंगे, पर्सनली आपका वो उसके घर जाके उसके हाथ में दे के आएंगे। हाँ, अगर पर्सनली सर्व नहीं होते तो थ्रू हिज अथराइज्ड एजेंट, अथराइज्ड एजेंट दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी आपका वो सीपीसी में बताया गया। आपका ये या फिर उसके अडाल्ट मेल मेंबर को दिया जाएगा, अडाल्ट मेल मेंबर को दिया जाएगा। ये इसका वो जो अगर सीपीसी में देखें तो ऑर्डर 5 रूल 15 है, ऑर्डर 5 रूल 15 है। और इसी तरह आपका अडाल्ट मेल मेंबर में के लिए वो जो सीआरपीसी है उसमें 71 है, ठीक है, 71 सीआरपीसी, ठीक है। उसमें भी यही कहा गया कि जी समन भी अगर किसी अक्यूज को या विटनेस को देने है वो घर में नहीं होता तो उसके अडाल्ट मेल मेंबर, घर के अडाल्ट, यहाँ पे अडाल्ट में लिखा हुआ है अडाल्ट मेंबर, या मतलब यहाँ पे आप उसकी घर में कोई औरत भी है, वुमेन है, उसको भी दे सकते हैं। लेकिन सीआरपीसी में बताया गया कि जी अडाल्ट मेल मेंबर, अडाल्ट मेल मेंबर, सीपीसी में भी अडाल्ट मेल मेंबर बताया गया है कि घर के किसी मेल मतलब आपका अ, अ, जो जेंडर मेल जेंडर को आपने देखा ना, फीमेल को नहीं देना। आगे कहता है इसी तरह अगर आपका ये तीनों तरीके से नहीं होता, पर्सनल नहीं होता या उसका कोई अथराइज्ड एजेंट नहीं है और कोई अडल्ट मेल मेंबर नहीं है, मतलब घर में कोई नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर कहता है इफ नॉट इफ सर्विस नॉट इफेक्टेड इन द मैनर प्रोवाइडेड फर्स्ट, मतलब वो आपका पर्सनली नहीं होता, अथराइज्ड एजेंट नहीं हो सकता या फैमिली मेंबर के थ्रू नहीं हो सकता, तो फिर कैसे होगा, तो फिर इफ या सर्विस रिफ्यूज कर देता है, मतलब उसको जाके देते हैं तो वो साइन वगैरह नहीं करता, एसएचओ को वो उसको जाके समन देते हैं तो वो साइन नहीं करता है। जैसे होता है ना कि जो सर्विस प्रोसेस सर्वर जाता है सर्विस को आने के लिए तो वो साइन रिसीविंग लेके आता है, वो रिसीविंग लेके आता है। यहाँ पे इसकी रिसीविंग में ये है, ये आपका वो तमील कुनंदा का नाम है, ये
नाम उसका नहीं सही पढ़ा जा रहा है, ठीक है। वो आके रिपोर्ट देता है कि जी आपका रिपोर्ट अदम निशानदेही, कि वो उसके घर की निशानदेही नहीं हो सकी, ठीक है। तो वो आपके आके जो ये जो समन जे जाता है, वो आके समन बताता है कि जी ये रिपोर्ट हुई है या नहीं हुई, या उसने साइन किया है या नहीं किया है। इस रिपोर्ट पे आगे कोर्ट की फर्दर प्रोसीडिंग होती है। अगर नोटिस सर्व हो गए तो कोर्ट, नोटिस सर्व हो गया और नहीं आया तो कोर्ट एक्स पार्टी का देती है। अगर नोटिस सर्व नहीं हुए तो कोर्ट दोबारा नोटिस कर सकती है, ठीक है। इसी तरह रिफ्यूज हो गया तो फिर क्या होगा, समन मे बी सर्व्ड बाय अफिक्सिंग अ कॉपी इन यूएल लास्ट नॉन रेजिडेंस अ पर्सन टू whom he is addressed, ठीक है। अब ये आ जाती है आपकी चस्पांदगी, क्या, अफिक्सेशन, अफिक्स अफिक्सेशन अफिक्सेशन क्या, कि आपकी चस्पांदगी, कि वही जो नोटिस है उसके घर के मतलब जहाँ पे लास्ट रिजाइड है, उसके घर के कोई मशहूर जगह पे, मतलब गेट पे या जहाँ पे वो रहता है उसकी मशहूर जगह पे वो अफिक्स करके आ जाएंगे। तो ये समझा जाएगा कि जी अफिक्सेशन हो गया है। इसमें तो वो आपका बेहतरीन आपका वो डिटेल के साथ बताया गया 5/17 में, आर्डर 5 रूल 17 आपका सीपीसी में, ठीक है। तो वो कहता है कि जो फिक्सेशन करने जाता है तो वो रिपोर्ट लिखता है कि जी किसने उस पर्सन के घर की निशानदेही की और किसकी मौजूदगी में मैंने ये अफिक्सेशन की थी। ये डिटेल के साथ वो प्रोसेस सर्वर लिखता है, वो आगे रिपोर्ट भी देता है, ठीक है। कल को अगर सर्विस होगी है फिर भी नहीं आ रहा तो फिर वो आपका उससे एफिडेविट भी लिया जाता है 5/19 के तहत कि क्या आपने सर्विस करवाई है। तो वो आप आके एफिडेविट दे दे कि जी किसके सामने आपने करवाई थी, वो आपके एफिडेविट देता है। उसके बाद फिर एक्सपर्टी प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। इफ नॉट रिजाइड डज नॉट इफ पर्सन नॉट रिजाइड इन, ये तो बात था कि जी उसकी जुरिसडिक्शन में है। तो अगर उसके डिस्ट्रिक्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आता रेवेन्यू ऑफिसर, तो इन विच रेवेन्यू ऑफिसर इज एम्प्लॉयड इन केस समवन रिलेट टू द लैंड एंड दैट डिस्ट्रिक्ट दिस समवन बी सर्व्ड बाय, ठीक है। कहता है सपोज के पर्सन प्रोसीडिंग हो रही है लाहौर में और वो रहता है फैसलाबाद में, ठीक है। तो फिर जो समन होंगे वो फैसलाबाद के कलेक्टर को भेजे जाएंगे, वो उसको सर्व करवाएगा और वो उसकी प्रोसीडिंग करवाएगा, ठीक है। अब वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के होगा तो फिर क्या होगा, समन में बी सर्व्ड बाय दी सेंडिंग बाय पोस्ट टू कलेक्टर इन विच डिस्ट्रिक्ट। अब प्रोसीडिंग लाहौर चल रही है, बंदा लाहौर फैसलाबाद है, तो फैसलाबाद के कलेक्टर को भेजे जाएंगे, वो उसको हु शैल काज इज अकॉर्डिंग विद दिस सेक्शन 1, उसको वो कैसे करवाएगा, आपका पर्सनली या अडाल्ट अडाल्ट मेंबर, या फिर आपका वो रिकॉग्नाइज के थ्रू, या फिर फिक्सेशन ऑफ कॉपी जो आपका 2 में बताया गया। फिक्सेशन ऑफ कॉपी जो आगे कहता है इफ समन रिलेट टू द केस इन विच समन हैव बीन सेम इंटरेस्ट आर सो numerous the personal service on all of them is personal service on all of them is not reasonably practicable, the revenue officer may direct that the copy of those person shall be by proclamation। मतलब देखें, अब 50% होते हैं तो वो उनको लगता है कि जी सबको समन करना वो जो है ना, मतलब वो मतलब डिले है या वो मुनासिब नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो प्रोक्लेमेशन अखबार में दे देगा कि सबको बता देगा कि जी आपके खिलाफ ये प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है, ठीक हो गया। सपोज के एक बैरियर टाउन का कोई प्रॉब्लम मसला आ जाता है, 50 एकड़ का आ जाता है, 50 एकड़ में वो सेम काज ऑफ एक्शन पे कोई 100 लोग हैं। अब 100 लोग को रेवेन्यू ऑफिसर बुलाना समन करना, वो कहता है कि नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, अखबार दे देगा, अखबार में दे देगा कि जी ये पर्सन पेश हो। कहता है समन
someone may, if revenue officers direct be served on the person there and name in addition to, in substitution of, or any other board of service by forwarding the summon to post by electronic means or any other service। ठीक है, अब वो कहता है कि जी रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी मतलब इन वो सब्सटीट्यूशन सर्विस इन एडिशन में भी कर सकते हैं या इन सब्सटीट्यूशन भी कर सकता है। जैसे उसने आपका पर्सनली नहीं हुआ तो वो डायरेक्ट अखबार करवा दे, वो आपका वो चस्पंदगी ना भी करवाए, ठीक है। या फिर वो सब्सटीट्यूशन में भी आ सकता है, सब्सटीट्यूशन के वो या तो अखबार करवा दे और या फिर चस्पंदगी करवा दे, जो उसको मुनासिब लगे। आगे कहता है कि यही समन आपका थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस भी हो सकते हैं, ये अमेंडमेंट है, ठीक है। अभी जो है ई सर्विस भी हो रही है लाहौर में भी। अब जो सीपीसी की 2018 की अमेंडमेंट है, उसमें भी 2018 सीपीसी अमेंडमेंट जो है उसमें भी ई सर्विस रखी हुई है। ई सर्विस कैसे कैसे अब हम एक नया फॉर्म जो आता है उसमें हम मोबाइल नंबर भी दे के आते हैं, डिफेंड प्लेंटिव का भी डिफेंडेंट का भी। तो डिफेंडेंट का हम ई सर्विस के लिए वो इधर लाहौर में एक अलग सेल बनाया हुआ है, वहाँ पे हम नोटिस जाके देते हैं, तो वो उनको थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब मेल और उनके नंबर पे व्हाट्सएप करके एक रिपोर्ट दी जाती है कि जी हमने इलेक्ट्रॉनिकली सर्व कर दिए हैं आपके डॉक्यूमेंट्स नोटिस। ठीक है, कहता है व्हेन समन इज फॉरवर्ड अंडर सबसेक्शन 4 electronic yard substitution, this revenue officer may presume someone validly have been served at the time when it would be ordinary course of post and cost of ordinary means electronic mail upon the receipt of confirmation of delivery, confirmation of delivery। ठीक है, कहता है कि जी अब यहाँ पे ये आपने वो पढ़ा होगा सेक्शन जनरल क्लासेस एक्ट, एक दफा आपने लाजमी पढ़ना है। जनरल क्लासेस एक्ट का अगर आप पढ़े ना सेक्शन सेक्शन 27 जनरल क्लासेस एक्ट, वो कहता है कि आपने एक पोस्ट भेजी, सपोज अदील अहमद साहब ने एक पोस्ट भेजनी है, किसको? अदील अहमद ने पोस्ट भेजनी है उस्मान साहब को। अब अदील अहमद साहब गए रजिस्टर्ड पोस्ट पे, ठीक है, कहाँ पे? रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस जैसे यहाँ पे जो गवर्नमेंट का होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के दवाखाने, जैसे यहाँ पे जनरल पोस्ट ऑफिस है लाहौर में, वहां पे गए और उन्होंने जो है जो फी पे की, जो भी कोर्ट फी मतलब उसकी फी बनती है रजिस्टर पोस्ट की फी फी सपोज के 100 रुपये है, वो पे कर दी, ठीक है, 100 रुपये पे कर दी। और आगे उस्मान साहब का करेक्ट एड्रेस मेंशन किया है, ठीक है, करेक्ट एड्रेस मेंशन किया है उस्मान साहब का, जिसको भेज रहा है। मतलब सेंडर जो है रजिस्टर पोस्ट ऑफिस पे गया, जो फीस बनती थी वो पे किया और करेक्ट एड्रेस लिखा है, तो 27 जनरल क्लासेस एक्ट के अकॉर्डिंग यही समझा जाएगा कि जी तामील हो गई, यही समझा जाएगा कि जी अगले पर्सन को वो मिल गया है अनटिल कंट्री प्रूफ, ठीक है, ये समझा जाएगा कि जी उसको मिल गया। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जब आप देखें कि जी व्हाट्सएप पे हम मैसेज करते हैं किसी को, तो वो डबल टिक आ जाए तो हम हमें पता चल जाता है कि जी अगले पर्सन ने वो सीन कर लिया है, हमारा मैसेज सीन हो गया है। तो यहाँ पे वही कहता है कि जी इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, तो वो जब वो रिसीव्ड होती है अगले पर्सन को, कंफर्मेशन होती है डिलीवरी, तो ये कंफर्मेशन डिलीवरी किया जाता है, तो यही समझा जाएगा कि जी वो वैलिडली सर्व हो गया है। वो क्या है? वो डॉक्यूमेंट वो आपका सर्व हो गया है, वो आपका नोटिस समन सर्व हो गया। ये आपका बताया गया 27 में कि जी सर्विस कैसे होगी, पर्सनली होगी, अथराइज एजेंट के थ्रू होगी या अडाल्ट मेंबर के थ्रू होगी। अगर ये कोई नहीं होता तो फिर अफिक्सेशन होगी। उसके बाद कोर्ट चाहे तो ये मतलब इन एडिशन टू कर सकती है या सब्सटीट्यूशन कर सकती है, मतलब एक चीज छोड़ के दूसरा कर दे या डबल डबल करे,
वो रेवेन्यू ऑफिसर की मर्जी है। उसके बाद कहता है कि जब पर्सन ज्यादा होंगे तो वो अखबार कर सकता है। उसके बाद वो कहता है कि जी इसका इलेक्ट्रॉनिकली वो कह सकता है कि जी इलेक्ट्रॉनिकली भी मेल वगैरह आप ई सर्विस भी रख सकते हैं। ई सर्विस का वो कहता है कि जी वही जनरल क्लासेस एक्ट का 27 देखा जाएगा कि जब एक चीज पर्सन को भेजी गई है तो रिसीप्ट कंफर्मेशन हो जाती है रिसीप्ट की, तो ये समझा जाएगा जी वो मिल गया है। ठीक है। आगे कहता है आपका मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस और ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर ऑफ आर नोटिस और प्रोक्लेमेशन और कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट issued by revenue officer or any person shall be served in manner under 27। ठीक है। कहता है कि जी आपका जो भी नोटिस वगैरह होंगे वो आपका 27 के थ्रू सर्व कराए जाएंगे। नोट सच नोटिस और प्रोक्लेमेशन और कॉपी शैल बी डीम टू बी वाइड ऑन द अकाउंट ऑफ एरर in name designation person referred therein unless occasion substantially injustice। ठीक है। सपोज के आपका वो कहता है कि जी उस नोटिस पे कोई आपने रेवेन्यू ऑफिसर का नाम गलत लिख लिया है या आपका कोई उसका डेजिग्नेशन गलत लिख लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जी वो नोटिस जो है वो वाइड हो गया, उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, ये है कि जी जब तक आपका वो सब्सटेंशियली अनजस्टिस, यहाँ पे आप देखें तो वो थोड़ा आपको कहता है कि जी आपका इफेक्ट ऑफ एरर, इफेक्ट ऑफ एरर हम उसमें पढ़ते हैं 225 है आपका सीआरपीसी और साथ 232 है सीआरपीसी। ठीक है। कि कहता है एरर का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो जो एक्यूज है उस एरर से मिसलीड नहीं होता, तो उस एरर से मिसलीड नहीं होता। तो सपोज के उसने वो नोटिस गया, उसको पता चल गया कि रेवेन्यू ऑफिसर का है और वहां पे मेरा मामला चल रहा है, तो वहां पे रेवेन्यू ऑफिसर का वो मतलब तहसीलदार की जगह पे नाम नायब तहसीलदार लिख दें या तहसीलदार नायब कलेक्टर की जगह पे तहसीलदार लिख दें, अगर उसको पता चल जाता है तो वो कोई नोटिस वाइड नहीं है। हाँ, अगर उसको नहीं पता चलता तो वो आपका वाइड हो जाएगा। आगे कहता है मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन कैसे की जाएगी। व्हेन प्रोक्लेमेशन इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, अखबार जब रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से होगा, इट शैल इन एडिशन टू एनी अदर बोर्ड ऑफ पब्लिकेशन which may prescribe by under this act made by beat drum or other customary mode or affixing copy thereof a conspicuous place near the land। वही आपके ये आपका प्रोक्लेमेशन का वो बता रहा है 5.5.20 में आर्डर 5 रूल, आर्डर 5 रूल 20 में बताया गया कि जी या तो बीट ऑफ ड्रम है या आपका इलेक्ट्रॉनिकली वो कोई मतलब दे दिया जाता है, ऐड दे दिया जाता है, या आपका अफिक्सेशन होती है, या फिर आपका प्रोक्लेमेशन होती है। प्रोक्लेमेशन इन न्यूज़पेपर ये होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कस्टमी मोड, कस्टमी मेथड कोई भी होगा या अफिक्सेशन होगी या बीट ऑफ ड्रम होगा, ये वो बता रहा है कि जी ऐसे होगी प्रोक्लेमेशन। आगे कह रहा है कि इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट टू बी जुडिशियल है। अब रेवेन्यू ऑफिसर कोई इंक्वायरी करता है, ठीक है, तो वो समझा जाएगा कि जी वो आपका एज ए कोर्ट कर रहा है, एज ए कोर्ट। 193 के अगर आप उस कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं, फॉल्स एविडेंस देते हैं, तो वो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। और आप कंटेम्प्ट करते हैं तो वो 228 की भी प्रोसीडिंग कर सकता है आपका रेवेन्यू ऑफिसर, 228 की प्रोसीडिंग भी कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे बैठे थे आपके बाबर नदीम साहब, बहुत अच्छे जज हैं। ठीक है। और जुडिशरी को भी बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट्स को भी अच्छा सर्व कर रहे हैं। वो लाहौर में बैठे थे तो यहाँ पे एक्स सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी 2000 ये 2020 की है, 2020 की रिजम, वहाँ पे आए तो उन्होंने कोई ऑर्डर करवाना था, वो एज पर लॉ या जो भी है नहीं बनता था, तो उन्होंने फिर उनके साथ जो है मिसबिहेव किया। उस पे बाबर नदीम साहब ने 228 की प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी। इसी तरह एक रावलपिंडी में भी जज साहबा थी जो कि ऑन द स्पॉट वो एक वकील साहब को 228 की कार्रवाई में उनको सजा दी थी 6 मंथ की।
और ऑर्डर किया था कि जी इनको अरेस्ट कर लें, तो वो कर सकते हैं इन कंटेम्प्ट, जब आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करते हैं, काम नहीं करने देते। वे होल्डिंग इंक्वायरी अंडर दिस। आगे कहता है एवरी हियरिंग एंड डिसीजन इन सच इंक्वायरी शैल बी इन पब्लिक एंड पार्टीज टू बी अथॉराइज्ड they are authorized to due shall have due notice to attend। ये जो प्रोसीडिंग होगी ये पब्लिक होगी और पार्टीज को लाजमी नोटिस किया जाएगा। पार्टीज को या उसके एजेंट को, शेल का वर्ड है, शेल लाजमी नोटिस किया जाएगा। आगे लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। आगे कहता है 28-29 कि जी अरेस्ट ऑफ डिफॉल्टर वारंट। डिफॉल्टर हमने कौन पढ़ा है? डिफॉल्टर कौन होता है? जो एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू पे नहीं करता। अदील अहमद के खिलाफ अदील अहमद के पास आपका, ठीक है, अदील अहमद ने आपका पे करना था 1,000 रुपया एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब मुकर्रर डेट पे ये नहीं पे करते, तो ये क्या है, इसको कहा जाएगा कि ये डिफॉल्टर है। और डिफॉल्टर के अरेस्ट वारंट हो सकते हैं। डिफॉल्टर को अरेस्ट किया जा सकता है कब? जब उसके वारंट इशू होंगे, जब आपका वारंट इशू होंगे। व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट अ डिफॉल्टर मे बी अरेस्टेड, सच अरेस्ट शैल बी मेड अपॉन वारंट। ऐसे नहीं होगा कि जाएं उसको अरेस्ट कर गए, नहीं, उनके वारंट इशू किए जाएंगे, उनके वारंट इशू किए जाएंगे। और उसका ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट होगा अदील अहमद का, जिसके खिलाफ वारंट किए गए, तो वो आपका जैसे आपका आर्टिकल 10 भी है, और आर्टिकल 10 है, और आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, और साथ उसका मेरा ख्याल 81 है, 81 है मेरा ख्याल CRPC का, या 82 है, इस तरह है कि उसको सब 81, ठीक है, उसको बताया जाएगा कि जी आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, कि मतलब जिसको जिसके अगेंस्ट वारंट है वो पूछ सकता है कि जी मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको वो बताया जाएगा कि जी आपके खिलाफ वारंट है। और जब वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुए थे, वो चाहे तो उसको वारंट दिखाना भी होते हैं, वारंट शो भी करने होते हैं। 30 कहता है आपका पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू इंटर अपॉन एनी लैंड एंड प्रेमिसेस। अब हम तक एप्लीकेशन देते हैं कि जी तकसीम की, ठीक है, क्या हम तकसीम की एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका पार्टीशन की हम तकसीम एप्लीकेशन देते हैं, तो वहाँ पे भी, या किसी और सर्वे के लिए, या आपका जो जमाबंदी मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के लिए जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो आपकी ज़मीन पे आ सकता है फॉर द पर्पज ऑफ मेयरमेंट। ये आपका देखते हैं कि जी जमाबंदी बनती है आपका, जिसको पीरियडिकल रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है, पीरियडिकल रिकॉर्ड, ठीक है, वो आपका पीरियडिकल रिकॉर्ड जो आपका 4 साल रहता है, तो उसके लिए वो सर्वे वगैरह करते हैं, तो उसके लिए वो आपकी ज़मीन में इंटर हो सकते हैं, उसके लिए वो आपकी ज़मीन में इंटर हो सकते हैं। कहता है इट शैल बी लॉफुल फॉर रेवेन्यू ऑफिसर और एनी अदर पर्सन एक्टिंग इन दिस बिहाफ एनी पर्सन at any time to when of necessity for the purpose of measurement। क्या? किसके लिए? for the purpose of मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए, या डिमार्केशन, या फिक्सिंग, फिक्सेशन, या इंस्पेक्शन ऑफ बाउंड्रीज, इंस्पेक्शन ऑफ बाउंड्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, और फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है, और कोई एनी अदर पर्पस lawful exercise under this act or any other for the time being in force। ठीक है, ये आपका पेश हो सकते हैं, वो आपके आपके इस मकसद के लिए आपका रेवेन्यू ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है वो आपकी ज़मीन में आ सकता है, ठीक है, आपकी ज़मीन में वो इंटर हो सकता है अपॉन लैंड वेयर बिलोंग टू गवर्नमेंट और प्राइवेट। वो ज़मीन आपकी गवर्नमेंट की है या
प्राइवेट इंडिविजुअल की है तो उसमें वो एंट्री कर सकता है। आगे प्रोवाइडेड दैट नो प्रेमिसेस यूज्ड एज ह्यूमन डिवेलपिंग शैल बी इंटर्ड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑक्यूपायर। आप ये नहीं है कि जी आप घर में दाखिल हो जाएंगे, ठीक है। घर में दाखिल होने के लिए आप मतलब ओपन जो लैंड है जैसे एग्रीकल्चर लैंड है आप चले जाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो घर है वहाँ पे आप जाने के लिए आप कंसेंट लेंगे रिटर्न आपकी ऑक्यूपायर की। जो ऑक्यूपायर होता है आपका एक्चुअल पोजेशन, जो हु हैज फुट ऑन द लैंड, एक्चुअल पोजेसर हु हैज फुट ऑन द लैंड जो उस टाइम होता है, ठीक है। विद आउट सर्विंग नोटिस नॉट लेस देन 7 days। उसको 7 दिन पहले का नोटिस देंगे कि जी हम आएंगे इस घर की तकसीम के लिए या जो भी है, तो उसको नोटिस देंगे। आगे प्रोवाइडेड दैट फर्दर दैट ड्यू रिगार्ड शैल ऑलवेज बी पेड टू सोशल एंड रिलीजियस प्रेजुडिस टू ऑक्युपायर्स, ठीक है। अब यह है कि जी अगर वो जाना है तो वो अगर पर्दा नशीन है तो उनके पर्दे का ख्याल रखना है, ठीक है, पर्दे का ख्याल रखना है। आगे कहता है प्लेस ऑफ सिटिंग रेवेन्यू ऑफिसर और अदर कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड में एक्सरसाइज हिज पावर अंडर दिस एक्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिसडिक्शन, ठीक है, कि वो अपनी जुरिसडिक्शन में कहीं पे भी उसका ऑफिस हो सकता है, कहीं पे भी ऑफिस हो सकता है, ठीक है। जैसे अदालतें, लाहौर की अदालतें ये आपका ये सेक्रेटरीट के साथ रख लें या जौहर टाउन ले जाएं, जहां मर्जी ले जाएं, वो हो सकती हैं। एंड असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट क्लास में एट एनी प्लेस विद इन डिस्ट्रिक्ट विच ही इज एम्प्लॉयड, कहीं पे भी हो सकता है। और वो कहता है छुट्टी के दिन छुट्टी होगी, ठीक है, जो आपके डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। जैसे हमारा अ, हमारा जो है सिविल कोड ऑर्डिनेंस एक्ट, जो सिविल कोड ऑर्डिनेंस का सेक्शन 26 है, उसके तहत हमें छुट्टियां होती हैं। सिविल कोर्ट्स को हम सिविल कोर्ट्स को सेक्शन 25 के तहत सर्कुलर आता है, अभी भी मैं आपको भेज देता हूँ। उसके तहत वो लिस्ट बता दी जाती है कि जी साल में हम ये छुट्टियां ऑब्जर्व करेंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग छुट्टियां होती हैं। तो यहाँ पे वो भी बताया कि जी वो नोटिफाई कर दिया जाएगा कि जी फलां दिन छुट्टी है तो छुट्टी होगी, फलां दिन छुट्टी है तो छुट्टी होगी। आगे कहता है कि गवर्नमेंट में फॉर टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब व्हाट रेवेन्यू ऑफिसर शैल यूज सील्स एंड व्हाट साइज, ठीक है, कौन से ऑफिसर ने सील इस्तेमाल करनी है और क्या साइज होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, और वो मतलब सील के बारे में बताता है। क्या रेवेन्यू ऑफिसर की सील होती है, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड की भी सील है और असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड की भी सील होती है। उसके बाद वो कहता है कास्ट के रेवेन्यू ऑफिसर में गिव a portion of any proceeding under this act as the manner thing may give an apportion the cost of any proceeding under this act in as he thinks fit, कि कोई रेवेन्यू ऑफिसर जो है कास्ट लगा सकता है, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर कास्ट लगा सकता है। जैसे कोर्ट्स आपकी कास्ट लगाती हैं, इस तरह रेवेन्यू ऑफिसर भी कास्ट लगा सकता है। प्रोवाइडेड दैट इफ ऑर्डर that the cost of any such proceeding shall not follow the event he shall regard reason, जहाँ पे कास्ट नहीं लगाता तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगा। आगे कहता है पेनल्टी if person required by summon, notice or order or proclamation proceeding from revenue officer to attend at a certain time place within the limits of which of state in which he ordinarily reside or which he hold business, hold or cultivate fail to comply with the requisition shall be liable to revenue officer, cost 500 rupees, ठीक है। अब देखें कि अदील अहमद को नोटिस किया गया कि जी आपने फलां जगह डे आना है, ठीक है, समन किया गया कि जी आपने फलां दिन फलां जगह पे आना है, ठीक है, फलां दिन फलां जगह पे आना है, और वो नहीं आता तो उसको कास्ट लगाई जा सकती है जो कि 500 तक है, उसको कास्ट लगाई जा सकती है जो कि 500 तक है। ये
आपको बता रहा है सेक्शन 35, ठीक है। उसको कब बुलाया गया कि जी आप फलां जगह पे आना है, नहीं आता तो, या कोई भी उसको ऑर्डर किया जाता है, उसको कंप्लाई नहीं करता, तो उसको कास्ट लगाई जा सकती है, ठीक है। ये है आज का अब तक का, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कल की हमारी क्लास जो है वो एक तो इंग्लिश की होगी और एक ये होगी, सीआरपीसी की क्लास नहीं होगी।